بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. صدق الله العظيم. बहुत खूब माशाल्लाह अब्दुल अजीम भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। जुनैद भाई अपना स्क्रीन को शेयर करना बंद कर दो ताकि हमारे स्पीकर बिलाल भाई वो अपना शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिलाल भाई से माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं बिलाल भाई को ज्यादा मुलाकात नहीं कर पाया। तो उम्मीद से थे कि मैं जमात के दौरान मतलब मेरा रुख पहले जो वादी तय था कश्मीर श्रीनगर वो लास्ट डे में कैंसिल हुआ और मशवरे से मुझे और कहीं तकाजे पे दूसरी जगह जाना पड़ा। तो बिलाल भाई माशाल्लाह काफी महीनों से मेरे से टच में है। अब मेरे से क्या इंट्रोडक्शन ले, आप लोग माशाल्लाह उनका काम देख चुके हैं। आज उनकी स्टडी भी देखें, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं। टीचर ग्रुप में उन्होंने सेशन लिया है, आप लोगों के सामने पहला सेशन है। तो मैं बिलाल भाई आपको इनवाइट करता हूं, सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और सेशन को आप संभालें। मैं एक आधा घंटा ब्रेक लूंगा आपका इंट्रोडक्शन सुन के, मेरा खाने का भी लेट हो गया टाइम। बाकी हमारे एडमिन और टीचर हजरात सेशन को संभालें। जी बिलाल भाई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूँ। मैंने नवंबर या दिसंबर में एकेडमी को ज्वाइन किया है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने ऐसी राह दिखाई कि जिससे हलाल कमाई का एक मतलब एक जरिया मुझ तक पहुंचाया। और एकेडमी से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया और मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ गया ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि ये ट्रेडिंग हलाल है या हराम है। करता था लेकिन बहुत डाउट आते थे दिमाग में कि क्या करें। तो माशाल्लाह अब वो सारे क्लियर हो गए एकेडमी की वजह से। और जब से एकेडमी से जुड़ा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि दिन ब दिन जो भी पुराने लेक्चर्स हैं रोज बरोज उनको सुनते रहूं ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाए। और अब डॉक्टर साहब ने एक मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे कि जो मैंने सीखा है अभी तक या तो वो चीजें आप लोगों तक पहुंचा दूं। बस इतना मेरा सा। और डॉक्टर साहब ने एक काम दिया था जो बुकलेट बनाने के लिए एकेडमी में बोला था कि बुकलेट कोई बनाए। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से है तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो और मैंने उस पर काम किया और माशाल्लाह वो बुकलेट एकेडमी में भी लॉन्च हो गई। जी आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बिलाल भाई आ रही है। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता दें और मैं यहाँ पे तमाम लोगों को बता दूं, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत एकेडमी की शक्ल दे दी है। नॉर्थ से जुड़े हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी से बोलूंगा तो समीर भाई जुड़े हैं, ऑलमोस्ट नियर टू कन्याकुमारी। अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करूं, ईस्ट में से माशाल्लाह हमारे कलीमुद्दीन भाई जुड़े हैं और काफी सारे लोग वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं। और वेस्ट से अगर देखें तो माशाल्लाह गुजरात का पूरा झुंड हमारे पास जुड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से मैं भी हूँ इसमें। जी मैं 12th तक बोर्डिंग स्कूल में था। बोर्डिंग के बाद इंजीनियरिंग में मेरा दाखिला हुआ, जम्मू में था। वहाँ मैंने आईटी से इंजीनियर बीटेक किया और उसके बाद मैं बेंगलोर में 4 साल रहा और बेंगलोर में मैंने मास्टर्स डिग्री की और साथ में मैं वहाँ पे पढ़ाता भी था इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर। और साइड बाय साइड मैं खुद जॉब भी करता था उसी कॉलेज में। उसके बाद मैं कश्मीर वापस आ गया और यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट में हूँ और ट्रेडिंग से मेरा वास्ता 2-3 साल से है। आवाज आ रही है जी मेरा? जी बिलाल भाई जी जज़ाकल्लाह। आप जी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? अगर आपका सही चल रहा है तो कंटिन्यू करते हैं, वरना मैं इसको ट्राई करता हूँ। बिलाल भाई आप आप ट्राई स्टार्ट कीजिए। कीजिए। मेरा आज नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही, स्लो जा रहा है।
पिछले 10-15 मिनट से। जी जी जी, आप मैं शेयर ट्राई कर करता सकते हूँ, एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ चल मैंने रहा अभी 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 पीपीटी शेयर कर दी और एक्सेल शीट भी एक शेयर कर दिया, वो भी आप खोल के रखे, वो भी लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है। जी जी जी, मैं करता हूँ, ठीक है। जी बिलाल भैया कंटिन्यू कीजिए। जी जी, जुनैद भाई अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आप जब तक एवरेजिंग के बारे में बताइए बिलाल भाई, मैं सिस्टम खोल रहा हूँ, 1 मिनट। जी जी जी, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जी आप कंटिन्यू। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आज का टॉपिक है एवरेजिंग। तो एवरेजिंग हमें मार्केटिंग में क्यों चाहिए, ये किस लिए है और उसकी मीनिंग क्या है, थोड़ी देर बाद मैं बता देता हूँ। पहले आपने एकेडमी में पेशेंट स्टॉक तो सुना होगा। पेशेंट स्टॉक हम उस स्टॉक को बोलते हैं जो हमने किसी प्राइस पर ले लिया अपनी स्ट्रैटेजी के बेस पे या बिना किसी स्ट्रैटेजी के, और उस प्राइस से वो स्टॉक डाउन चला गया, डाउन ट्रेंड में चला गया, 20% या 30% डाउन चला गया, और हम उस स्टॉक में लॉस पे हैं। तो अगर किसी स्टॉक में हम लॉस पे हैं तो उस स्टॉक को हम बोलते हैं पेशेंट स्टॉक। और एवरेजिंग का मतलब है कि हम और शेयर्स को बाई करें ताकि हमारा जो बाई प्राइस है वो नीचे आ जाए। एज एन एग्जांपल, अगर 100 पर मैंने कोई शेयर बाई किया है और वो नीचे चला गया, सपोज 50 रुपीज नीचे चला गया, अब उसकी करंट प्राइस 50 रुपीज है, तो मैंने 100 पे बाई किया था, तो एवरेजिंग से क्या कर सकता हूं मैं और शेयर्स बाई करूंगा। सपोज मैंने 100 शेयर्स किए, मैं और 100 ले रहा हूं, तो मेरा जो बाइंग प्राइस 100 का था वो नीचे आके 75 पे आ जाता है, ताकि जो 50 से स्टॉक को अब ऊपर जाना है ताकि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, तो मुझे 50 रुपीज का वेट ना करना पड़े, मुझे 25 तक ही रुपीज, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मैं उस स्टॉक से बाहर निकल सकता हूं विदाउट एनी लॉस। तो ये मोटा मोटा डेफिनेशन मैंने एवरेजिंग का बता दिया। अब हम पेशेंट स्टॉक्स नॉर्मली एकेडमी में उन स्टॉक्स को बोलते हैं जहां पर 15 या 20% लॉस है, और हमारी होल्डिंग उस स्टॉक में मंथ से ज्यादा हो। किसी स्टॉक में 1 मंथ हो सकता है, किसी स्टॉक में 1 साल भी हो सकता है। तो ये पेशेंट स्टॉक बनते क्यों है? नेक्स्ट स्लाइड, आप नेक्स्ट चलिए जुनैद भाई, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, डिस्क्लेमर में आगे आ जाता हूँ, और एक स्लाइड है डिस्क्लेमर के लिए, आगे चले। हाँ नेक्स्ट, हाँ यहीं पर की। अब ये पेशेंट स्टॉक्स क्यों बनते हैं? नॉर्मली जब भी कोई स्टडी हम करते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो आपने हर एक स्टडी में ये सीखा होगा कि हमें अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक जा रहा है तो हमें स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। अगर हम एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो हम लॉस में जा सकते हैं। तो उस अगर स्टॉक नीचे गया तो उसको हम बोलते हैं कि अगर हमें लॉस पे निकलना है, वो प्री डिफाइंड, हम ही डिफाइन करते हैं कि कितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितना लॉस में बर्दाश्त कर सकता हूँ, कितने डाउन मैं इस स्टॉक से मुझे निकलना चाहे, उसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि मैं कितना रिस्क ले लूं, और अगर मैंने किसी स्टॉक में एंट्री ली है तो उससे मैं कितना प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट में चला गया तो कितना प्रॉफिट ले लूं। तो हमने उस रिस्क टू रिवार्ड को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, उस वजह से अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम लॉस में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हम कोई भी स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी ये नहीं बता सकती है कि इस लेवल से, इस प्राइस लेवल से जहां पर हम बाई कर रहे हैं, इससे नीचे नहीं आ सकता है। रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो सकते हैं, या कोई बैड न्यूज आ गई, या FII ने प्रॉफिट बुकिंग की है, या मार्केट करेक्शन हुई है। तो कोई भी रीजन हो सकता है
स्टॉक के डाउन ट्रेंड का। अब यहाँ पे मैं रिकैप कर रहा हूँ कैप्सूल स्टडी का, कैप्सूल 1.0 या 2.0। नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रैटेजीज तो हम लोगों ने एकेडमी में सीखी है, मैं स्ट्रैटेजीज पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हाईलाइट कुछ चीजें कर रहा हूँ जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस वजह से हमारे स्टॉक्स पेशेंट बन रहे हैं। हम 20%, 30%, 50% पे लास्ट पे हैं। तो पहले कैप्सूल 0.10 आप फोकस करें, रेड कलर में जो हाईलाइट नीचे किया गया है। यहाँ पे कैप्सूल 1 पे ये स्लाइड मैंने प्रेजेंटेशन से ही ली, कोई कंटेंट चेंज नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है एग्जिट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस डाउन और प्रॉफिट यू टेक टू एग्जिट। मतलब ये मंथली कैप्सूल के लिए अगर क्रॉस डाउन नीचे की ये नीचे का बार बन गया तो हमें उस स्टॉक से निकलना चाहिए, चाहे हम प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, वीकली में भी अगर आप फोर्थ पॉइंट देखोगे, एग्जिट इमीडिएटली वंस वीकली क्रॉस डाउन, तो अगर नीचे की तरफ बार बन गया तो हमें स्टॉक से निकलना चाहिए। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर स्विंग ट्रेड्स बताया था, तो यहाँ पे हम कैप्सूल 1 में ये डॉक्टर साहब ने सिखाया था कि नो नीड फॉर स्टॉप लॉस अगर अपनी खेती हो। लेकिन हमें पहले समझना है कि अपनी खेती है क्या। अपनी खेती मतलब हमने उसमें प्रॉपरली स्टडी किया हो, हमने उसके फंडामेंटल्स देखे हो, हमने जो कैप्सूल स्टडी के 4 यार हैं उन पे जब एंट्री ले लें उनको इग्नोर नहीं किया हो, बिड एंड आस्क प्राइस उसको इग्नोर नहीं किया हो, पेनी स्टॉक नहीं हो, सर्किट वाला स्टॉक नहीं हो, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हों, और हम मेन कंडीशन थी उसमें कि मंथली क्रॉसओवर, उसके बाद वीकली क्रॉसओवर, उसके बाद डे क्रॉसओवर, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके वो अपनी खेती बनती है। उसमें उन्होंने बोला था कि नो स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी एवरेजिंग मैं आगे कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा कि कुछ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला गया वो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें लॉस हुआ, वो उनकी सोच ये है कि मुझे सस्ते दाम पर ये स्टॉक मिल रहा है। तो उस वजह से ये अपनी खेती जो कैप्सूल 1.0 में सिखाया गया था कि अपनी खेती, उसका मतलब था कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसका जो ट्रेंड है, मोमेंटम है, वो ऊपर की तरफ है। उस वजह से हमें बताया गया था कि हमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दूसरी की खेती है कि हम खाली सनफ्लावर में एंट्री ले रहे हैं या स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, छोटा ट्रेड ले रहे हैं जिसमें हमने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया हो, तो उसमें हमें बताया गया था कि स्टॉप लॉस हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, 7 EMA टच कर रहा है या उसके नीचे आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले हमें, अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो पहले हमें अपने आप को एसेस करना है कि जो हमें रूल्स सिखाए गए थे कैप्सूल 1.0 में, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं। कैप्सूल जो 4 फ्रेंड्स दिखाया था, 4 यार RSI, CCI, EMA और EMA 7 और 9, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं जब एंट्री ले रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिक फंडामेंटल्स जब बताया गया था कि मैंने यहाँ पे 2 ही हाईलाइट किए हैं, क्या हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव में है या मार्केट कैप 1000 से ऊपर है। नॉर्मली जो भी मैं मैसेजेस देखता हूं तो वो 500 600 मार्केट कैप के होते हैं। तो क्या हम जो हमें स्ट्रेटजी बताई गई थी, क्या हम पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बिड एंड आस्क प्राइस, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं और स्टॉक प्राइस नीचे चला गया तो हमें वो एज ए पेशेंट स्टॉक कंसिडर नहीं करना चाहिए, हमें वो एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट कर दीजिए जुनैद भाई। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ये समीर सर ने एक क्लास में ये कैशुअल स्ट्रेटजी का ये बताया था, स्नैपशॉट दिया था। इसमें अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है कि अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, नीचे की हिस्टोग्राम बना रहा है मंथली में या वीकली में या डेली में, तो हमें उस टाइम पे सीड से या सनफ्लावर से या फॉर्म से एग्जिट करना चाहिए। तो क्या हम इन चीजों को फॉलो करें? हमें पहले, सबसे पहले अपने आप को एसेस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड। जब ये स्ट्रैटेजी कैप्सूल 1.0 हमें सिखाई गई थी तो उस टाइम पे मार्केट अपट्रेंड में था, तो हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एग्जिट के लिए। स्टॉप लॉसेस मतलब एग्जीक्यूट करना है कि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड चला गया। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद 5 स्टार स्ट्रैटेजी, जब मार्केट सितंबर 2024 से नीचे चला गया तो एकेडमी में 5 स्टार स्ट्रैटेजी को लाया गया और उसमें ये कैटेगरीली बोला गया कि अगर एग्जिट क्राइटेरिया सीड्स या वीकली या मंथली में कोई भी फुलफिल हो रहा है तो हमें उस टाइम पे स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, चाहे हम प्रॉफिट में हो चाहे हम लॉस में हो। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो 5 स्टार स्ट्रैटेजी एक्चुअली रिस्क टू रिवार्ड रेशो का एक पार्ट था कि अगर हम कुछ रिस्क उठा रहे हैं, सपोज 1000 का या 2000 का किसी स्टॉक में, तो हमें एग्जिट करना चाहिए और हमें रिवार्ड प्रॉफिट का भी देखना है कि कितना परसेंट हम प्रॉफिट उस स्टॉक से कमा लेंगे। अगर स्विंग के लिए खेल रहे हैं तो उसका मैं 10% या 15% या लॉन्ग टर्म के लिए तो मोर देन 20% हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। मैं यहाँ पे एक केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं कि अगर हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं, मेरे पास 1 लाख का एक ट्रेड ले रहा हूं, 10 लाख का कैपिटल है टोटल, और अगर मैं 5% एज ए स्टॉप लॉस ले रहा हूं और मेरे 7 ट्रेड्स गलत जा रहे हैं, 70% मैं बोल रहा हूं कि मेरे 70% फेलियर है ट्रेड्स लेने में, तो मेरा सिर्फ 35,000 ही लॉस हो जाएगा। अगर मेरे 3 ही सक्सेसफुल ट्रेड हो रहे हैं, 10 में से 3 ही सक्सेसफुल हो रहे हैं, तब भी मैं प्रॉफिट हूं। एक तो मैं अपने कैपिटल को बचा रहा हूं, दूसरा मैं प्रॉफिट में हूं, चाहे प्रॉफिट कम ही हो क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मैं प्रॉफिट में हूं। लेकिन नॉर्मली अगर हम स्ट्रैटेजी को पूरे तरीके से फॉलो करें जो भी हमें सिखाया गया है, तो नॉर्मली हमारा जो सक्सेस रेट रहता है वो मोर देन 80-90% रहता है। मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपके सामने रखा है जहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे 70% ट्रेड्स गलत जा रहे हैं, तो तब भी मैं अगर 3 ही ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, 1-3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो में मेंटेन कर रहा हूं, तो तब भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड एक स्नैपशॉट दे रहा हूं कि जब भी हम किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क उठा रहा हूं और कितने शेयर्स में मुझे लेने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये स्लाइड रखी है यहाँ पे। कैपिटल सपोज मैं 20,000 इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और एक स्टॉक का जो एंट्री प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो मैं स्टॉप लॉस 90 रुपीज पर रख रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 रुपया मैं लास्ट में, मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 10 रुपया मैं लूज करूंगा इस शेयर से। तो टोटल रिस्क मैं ही एज्यूम करूंगा कि मैं जब मैं एंट्री ले लूंगा 20,000 में से अगर स्टॉप लॉस हिट गया तो 1,000 मेरी कैपेसिटी है लॉस को एक्सेप्ट करने की, या 5% एज्यूम। तो यहाँ पे रिस्क अमाउंट जो 1,000 है डिवाइड बाई लॉस पर शेयर 10 रुपीज, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं उठा के मतलब 20,000 के शेयर्स ले लिए,
विथआउट एनी मतलब स्टॉप लॉस, या मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो देखते हैं ये स्टॉक नीचे गया, शायद ये ऊपर आ जाएगा, वो और नीचे जाता है, नहीं ये शायद ऊपर आ जाएगा। जब ये और नीचे जाता है, अब 15% या 20% लॉस में चला गया, और मेरा दिल ये मानता ही नहीं है कि मैं किसी स्टॉक में 20% लॉस बुक कर लूं। तो बेटर है कि हम प्री डिफाइन पहले ही डिसाइड करें कि मैं इस स्टॉक में से कितना लॉस मतलब एक्सेप्ट कर सकता हूं, ताकि मेरी नींद अच्छे से आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं अभी तक थोड़ा सा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में बता रहा था, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो मेन टॉपिक है एवरेजिंग का। इस सेशन को एज बाई या सेल रिकमेंडेशन ना ले लीजिए। यहाँ पे जो भी हम बता रहे हैं ये सिर्फ सीखने के लिए है। और आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो हम एवरेजिंग कर रहे हैं तो हम कैसे करें, किस प्राइस पे करें, और हमें कितने शेयर्स लेने पड़े एवरेजिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। मैंने अब स्टार्ट में ही बता दिया था कि एवरेजिंग का मतलब है और शेयर्स को खरीद लेना। ठीक है, तो शेयर्स हम क्यों ले रहे हैं? कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वहां पे भी हम और शेयर्स ले सकते हैं, ताकि अभी मैंने बताया मेरा जो बाइंग प्राइस है वो नीचे आ जाए। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो वो वहां पे शेयर्स और एडिशनल शेयर्स खरीद लेते हैं, उसको भी एवरेजिंग बोलते हैं या पैरामीडिंग बोलते हैं, ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाए। अगर कोई स्टॉक पेशेंट स्टॉक बन गया, लॉस में चला गया, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लॉस बुक करूं या मैं कुछ ना करूं। वो स्टॉक जब ओरिजिनल प्राइस जिस प्राइस पर मैंने बाई किया था वहां पे आ रहा है तो वहां पे सेल करूं, या मैं अगर फंडामेंटली गुड स्टॉक है, अभी मैंने कैप्सूल 1.0 बताया कि अगर हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए, इवन फंडामेंटल्स फॉलो किए कि फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, तो मैं उस स्टॉक को एज एन अपॉर्चुनिटी कंसिडर करूं कि मुझे वो स्टॉक अब सस्ते प्राइस पे मिल रहा है और मैं और बाइंग करूं। या कोई स्टॉक है जिसमें मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है स्टॉक में, तो मैं उसमें विदाउट एनी लॉस उस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊं। ये चार ऑप्शंस होते हैं एक ट्रेड या इन्वेस्टर के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेस्टर्स ये क्यों एवरेजिंग करते हैं? टू लोअर देयर रिस्क एंड टू हैव बेटर एंट्री प्राइस। जो मैंने स्टार्ट में ही एग्जांपल बोली थी कि 100 का शेयर ले लिया, वो 50 पे आ गया, तो अगर मैं एवरेजिंग कर रहा हूं तो मेरा बाइंग प्राइस 75 आ जाता है, ताकि हमारा एंट्री प्राइस बेटर हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स एवरेजिंग के हैं कि जो कॉस्ट पर शेयर है वो नीचे आ जाता है, और ये यूजफुल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब इसमें रिस्क्स भी होती हैं कि अगर कोई स्टॉक नीचे चला गया डाउन ट्रेंड में, वो 20 या 30% डाउन ट्रेंड में है, तो मैं अगर उसमें एंट्री कर लूं, एवरेजिंग कर लूं, लेकिन उसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्राइस को, स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, तो वहां पे मेरे लॉसेस ज्यादा होने के चांसेस हैं। इवन जो मैं नया पैसा उसमें लगा रहा हूं तो वो कैपिटल भी मेरा बंद हो जाएगा उस स्टॉक में। तो बेटर है कि हम पहले एवरेजिंग से पहले उस स्टॉक के बारे में पूरी एनालिसिस करें कि मुझे एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। एवरेजिंग हम अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वहां पे भी कर सकते हैं, ताकि हमारा बाइंग प्राइस नीचे आ जाए, या ऊपर जा रहा है जो अभी मैंने बोला, तो हम वहां पे भी एवरेजिंग कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। या तीसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। कोई स्टॉक अगर अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं मंथली हर मंथ कोई फिक्स्ड अमाउंट उस स्टॉक में डालूं, ताकि फिक्स्ड इंटरवल्स पे, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा जो रिटर्न होगा वो ज्यादा आ जाए उस स्टॉक से। नेक्स्ट स्लाइड। हमें कब यूज करना चाहिए एवरेजिंग? एवरेजिंग जब
फंडामेंटल्स किसी कंपनी के अच्छे हों तो वहां पे वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। किसी प्राइस में, किसी स्टॉक में मतलब 20% नीचे जाता है, किसी स्टॉक में 30%, 40%, 50% नीचे जाता है। अगर मिड कैप है तो 50% भी जा सकता है, अगर स्मॉल कैप है तो 70% भी नीचे जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है और स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया, क्योंकि ये स्टॉक का नेचर ही है प्राइस ऊपर या नीचे जाना, तो अगर स्ट्रांग फंडामेंटल्स है तो मैं उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले लूं और स्टॉक बाय करूं। या अगर मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई स्टॉक लिया हुआ है तो वहां पे भी मैं एवरेजिंग कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई कंपनी उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं हो तो हमें वहां पे एवरेजिंग अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं इस सेशन में दो जो मैंने अभी 4 ऑप्शंस बोले थे एवरेजिंग के लिए कि बुक द लॉस, इग्नोर द डाउन ट्रेंड, तीसरा था बाइंग मोर एज एन अपॉर्चुनिटी, और चौथा था एग्जिट विदाउट लॉस। तो मैं लास्ट 2 पे फोकस करता हूं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट। हाँ, अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो 10% नीचे जा रहा है तो मैं वहां पे और स्टॉक्स बाय कर सकता हूं, या अगर 20% जा रहा है तो और स्टॉक्स में ऐड करता जाऊं। लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कौन है? मुझे उस कंपनी का पहले बिजनेस पे होल्ड होना चाहिए कि इसका बिजनेस ग्रो होने वाला है आगे, तो तब जाके मैं उसमें एवरेजिंग करूंगा एट एवरी डिप। या कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी होनी चाहिए, या उसके क्वार्टरली या ईयरली रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर मुझे होल्ड है कि ये तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं तो मुझे जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है तो मुझे वहां पे और एडिशनल बाइंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे और एक ध्यान देना है कि बाइंग कब करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अगर मेरी नियत उस स्टॉक में स्विंग के लिए है 3 to 5% या 8%, तो आज मैंने स्टॉक, जैसे परसों फ्राइडे को टैरिफ का ये मसला आया, तो अगर कोई स्टॉक उस दिन ले लिया और स्टॉक डाउन चला गया 5% या 10%, तो मुझे उस दिन एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे नेक्स्ट डे एवरेजिंग करनी चाहिए उस स्टॉक के लिए। क्योंकि मुझे होल्ड है कंपनी पे कि कंपनी अच्छी है, ये वापस आ जाएगी, लेकिन क्या पता कि नेक्स्ट डे उससे ज्यादा डाउनफॉल आ जाए, तो मुझे एक दिन वेट करना चाहिए। अगर प्राइस वापस आ रहा है एक ही दिन में, दूसरे दिन नेक्स्ट डे वापस आ रहा है, तो मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैंने बाई उसी प्राइस पे किया था और वो एक ही दिन में वापस आ गया। लेकिन अगर नेक्स्ट डे नीचे और जा रहा है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को क्यों ये कर दूं, लॉस कर दूं। मैं वेट करूंगा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे या दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं एवरेजिंग करूंगा उस स्टॉक में। अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है 1 मंथ से ज्यादा, तो मैं उस वीक, जिस वीक मैंने स्टॉक बाई किया है उस वीक मैं बाई नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट वीक बाई करूंगा। अगर स्टॉक नीचे चला गया तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर सकता हूं। अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो मैं उस महीने नहीं, नेक्स्ट महीने एवरेजिंग करूंगा, ताकि अगर उस महीने वो स्टॉक प्राइस नीचे चला गया तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करूं। नेक्स्ट स्लाइड। पहले हम ये समझेंगे कि हमें एवरेजिंग के लिए टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करना चाहिए। टाइम फ्रेम डेली भी आता है, वीकली भी आता है और मंथली भी आता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं किसी स्टॉक में एंट्री ले रहा हूं कि मैं इसमें 20% प्रॉफिट कमाऊंगा, तो नॉर्मली हमारा जो विजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि मैं 6 महीने या 1 साल के लिए स्टॉक अपने पास रख लेता हूं और मेरा प्रॉफिट 20% इसमें आ जाएगा। और टाइम फ्रेम हम नॉर्मली देखते हैं कि वीकली में इसका क्या सेटअप है, वीकली में या मंथली में क्या सेटअप है, और मैं उस स्टॉक में 20% या 20% से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
अब यही रिवर्स में अगर हम ऑलरेडी जिस स्टॉक में जो पेशेंट स्टॉक बन गया है जिसमें हम एवरेजिंग चाहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड कर लीजिए, एवरेजिंग करना चाहते हैं और वो ऑलरेडी 20% नीचे चला गया है, अब इस 20% को रिकवर करने के लिए मुझे वो टाइम हॉरिजन जो अभी मैं बता रहा था 6 मंथ या 1 ईयर का, वो माइंड में सेट करना है कि मुझे इस स्टॉक को रिकवर होने में टाइम देना चाहिए। अगर मैं एवरेजिंग भी कर लूं तब भी मुझे रिकवरी के लिए उस स्टॉक को टाइम देना है। ये 10 दिन या 15 दिन में एवरेजिंग से स्टॉक से हम बाहर नहीं निकल सकते विदाउट प्रॉफिट या विथ प्रॉफिट। हमें ये माइंड सेट करना है कि अगर मैं प्रॉफिट के लिए 20% प्रॉफिट के लिए 6 महीने या 1 साल दे रहा हूं टाइम किसी स्टॉक को, तो मुझे लॉस रिकवर करने के लिए भी 6 मंथ या 1 ईयर उस स्टॉक को देना पड़ेगा। और 20% जब हम बात कर रहे हैं तो हमें वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना चाहिए। पहले हमें एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि जो स्टॉक नीचे 20% या 30% नीचे चला गया है उसने रिवर्सल किया। अगर स्टॉक ने रिवर्सल किया तब जाके हमें उस स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए, नहीं तो हमें वेट करना चाहिए जब तक हमें रिवर्सल की इंडिकेशन ना मिले। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमें पहले सेटअप का वेट करना होगा। आपको पेशेंट स्टॉक के लिए एक टारगेट भी कैलकुलेट करना है कि जहां से ये रिवर्सल की इंडिकेशन दे रही है कि ये ऊपर कितना जाएगा। अभी एज एन एग्जांपल मैं कोई स्टॉक ले रहा हूं जो 30% नीचे चला गया। अब नीचे से ऊपर जाने तक उसको 4 रेजिस्टेंसेस क्रॉस करनी है। जो पहली वाली रेजिस्टेंस है मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये यहां तक स्टॉक आ जाएगा। अब वहां से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा मुझे डर लगा रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा जब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तक आ जाएगा मैं खुद ही कैलकुलेट करूंगा कि मैं कितने और स्टॉक्स ले लूं, तो जब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तक आ जाएगा मैं उस स्टॉक से बाहर निकल लूं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि पहले सेटअप का हमें वेट करना है, हमें टारगेट कैलकुलेट करना है कि स्टॉक जहां से रिवर्सल मिल रहा है वहां से का कहां तक जा सकता है। चाहे वहां पे सेल जोन से रिवर्सल लेगा या कोई चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न कोई टारगेट सेटिंग है वहां पे कि यहां तक ये प्राइस आ सकता है, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा और उसके बाद कैलकुलेट करूंगा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स मुझे कितने कैलकुलेट करने हैं, ताकि कितने और बाई करने हैं, ताकि जब ये स्टॉक उस रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाएगा मैं विदाउट लॉस उस स्टॉक से निकल जाऊं। नेक्स्ट आगे चलिए। एवरेजिंग कैलकुलेट करने के लिए मैं टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल परचेजेस पहले कैलकुलेट करूंगा कितना मेरा पैसा लगा, और उसके बाद मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो इससे एवरेज प्राइस आता है स्टॉक का। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे मैंने एवरेज स्टॉक प्राइस फॉर्मूला के तौर पर दिया। नेक्स्ट। हाँ, अगर मैं पहली बार स्टॉक ले रहा हूं तो प्राइस 1 इंटू क्वांटिटी 1, फिर मैंने एक बार उसकी एवरेजिंग की, प्राइस 2 इंटू क्वांटिटी 2, मैंने 100 स्टॉक्स लिए, उसके बाद फिर से 100 लिए, उसके बाद सपोज 50 ले लिए, तो प्राइस 3 इंटू क्वांटिटी 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स। पहले 100 लिया था, उसके बाद फिर से 100, उसके बाद 50, वो डिवाइड करेंगे तो मुझे मेरा एवरेज प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल मैंने दिया है कि सपोज 100 शेयर्स मैं ले रहा हूँ 250 पे, तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा 25,000 है। अब मुझे एवरेजिंग एज एन एग्जाम्पल एवरेजिंग करनी है। मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड करा रहा हूँ कि जब मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ टारगेट प्राइस, जो मेरा टारगेट प्राइस स्टॉक में होगा वहां तक आने के लिए एवरेजिंग मैं कैसे करूं, कितने स्टॉक्स मैं ले लूं। तो दो एग्जाम्पल, दो केस स्टडीज मैंने यहाँ पर रखी हैं, आप एग्जाम्पल्स देखें तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं ग्राफ पे या चार्ट पे यही समझाऊंगा। सपोज एज एन एग्जाम्पल मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ इसकी और 100 शेयर्स ले रहा हूँ और स्टॉक
का जो प्राइस है 250 से 200 पे आ गया। तो टोटल सेकंड टाइम जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ स्टॉक में वो 20,000 कर रहा हूँ। तो टोटल पहली बार जब लिया था उसके बाद एवरेजिंग जो की थी, टोटल अमाउंट जो मेरा इस स्टॉक में आ गया वो 45,000 डिवाइड बाई 200, तो ये वैल्यू निकल करके आता है 225। लेकिन अभी मैंने बताया कि पहले मुझे देखना है कि स्टॉक कहां तक जाएगा, रेजिस्टेंस पहले कहां पे होगी, क्योंकि मेरा एम है कि मैं स्टॉक से नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊं। अब यहाँ पे 250 पे स्टॉक लिया था, 200 करंट प्राइस है, और जो एवरेजिंग का अमाउंट आ रहा है वो 225 आ रहा है। लेकिन सपोज जो टारगेट प्राइस है वो 220 है, तो मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं 220 प्राइस तक आ जाऊं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मुझे और एडिशनल शेयर्स लेने हैं ताकि मेरा प्राइस जो एवरेजिंग प्राइस है वो नीचे और आ जाए। तो मैं 100 यहाँ पे मैंने सेकंड केस दिया है कि 100 शेयर्स की जगह मैंने 200 ले रहा हूँ एवरेजिंग के लिए। तो जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आ जाएगा अब 40,000 प्लस 25,000 65,000 आ जाएगा। 65,000 डिवाइड बाई 300 वो 216 अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी हम यूज करें, कैप्सूल 1.0 2.0 एसएमसी, तो एक एंट्री के लिए एक सेटअप होता है, चाहे हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जिट के लिए भी एक सेटअप होता है कि मेरा टारगेट सपोज 20% है, कहीं पे चार्ट बेस्ड पैटर्न है, कप एंड हैंडल या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो बेस्ड ऑन दोज कहीं पे टारगेट हम सेट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर निकलना है। या अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस रहता है, तो स्टॉप लॉस से मुझे वहां से एग्जिट करना चाहिए। तो हर एक सेटअप स्ट्रेटजी के लिए एंट्री के लिए भी एक सेटअप होता है और एग्जिट के लिए भी। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, ऊपर वाली पेशेंट स्टॉक जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि स्टॉक ऑलरेडी डाउन रन में है, वो नीचे चला गया है, जिस प्राइस पे हमने लिया था उससे नीचे चला गया है। तो हमें सबसे पहले ये रिवर्सल का वेट करना है कि रिवर्सल पहले स्टॉक में आना चाहिए, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम हम दे रहे हैं स्टॉक का। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में रिवर्सल की इंडिकेशन मिल रही है तो हमें पेशेंस स्टॉक से निकलने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे एज एन एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड, रिलैक्सो लिया हुआ है। रिलैक्सो डाउन ट्रेंड में चला गया, यहाँ से इसने वापस पुशबैक किया, लेकिन ये रिवर्सल की इंडिकेशन नहीं है। रिवर्सल की इंडिकेशन हायर हाइज जब बनाएगा या हायर लोज बनाएगा तो वो इंडिकेशन होती है कि स्टॉक ने रिवर्सल दे दिया। तो यहाँ पे अभी ये ऊपर तो गया लेकिन हायर हाइज वो नहीं बनाया, या हायर लोज वो नहीं बनाया। नेक्स्ट स्लाइड। इसी स्टॉक को मैंने आगे किया हुआ है, तो ये और नीचे चला गया है, फिर उससे और नीचे चला गया है, ये लोअर लोज बनाता जा रहा है नीचे। और ये स्टॉक यहां तक जहां तक ये चार्ट है 40%, और इसके बाद और नीचे चला गया। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक है, यहाँ पे इसने मतलब जो ट्रेंड थी डाउन ट्रेंड की वो तोड़ दी है और कंसोलिडेशन में चला गया है। यहाँ पे इसने, अगर आप पहला CHOH चौक देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई था उसके ऊपर इसने पहला हायर हाई बना दिया, इसी तरह लो जो बना उससे ऊपर हायर लो भी बना दिया। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, तो स्टॉक नीचे भी आता है और स्टॉक ऊपर भी जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सर्कल में ये चोक बॉस जो बने हैं ये मिंगल्ड हैं, रेड में भी है, बुलिश भी है और बियरिश भी है। नेक्स्ट स्लाइड। इसी चार्ट को मैंने वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहली इंडिकेशन अभी डेली टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारा मिल गया, चोक और बॉस। यहाँ पे पहला चोक जब बन गया तो हमें
इंडिकेशन मिल गई कि ये लॉन्ग टर्म में रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा है, स्टॉक रिवर्सल की इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें इस स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। यहाँ पे इसने यही लो हायर लो बनाया है और हाई हायर हाइज बनाया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब वीकली टाइम फ्रेम में हमें एंट्री के लिए हमें डेली सेटअप पे जाना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे डेली में एंट्री का सेटअप बन रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जब आपको कंफर्मेशन मिल गई कि स्टॉक में रिवर्सल मिल गया, तो उसके बाद आप अपने सेटअप, चाहे कैप्सूल 1.0 या 2.0 या एसएमसी या ईएमए यूज कर रहे हो, बेस्ड ऑन एनी स्ट्रेटजी आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको रेड जोन ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रही है, तो अब हमें देखना है कि यहां से इस रेजिस्टेंस तक जाने के लिए मुझे कितने स्टॉक लेने हैं। वो अभी मैं दिखाऊंगा, लाइव चार्ट पे हम जाएंगे, वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कितने स्टॉक्स मुझे लेने हैं, ताकि ये जो पहली रेजिस्टेंस है वहीं पे मैं इस स्टॉक से निकल जाऊं विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसी एग्जांपल मैंने एशियन पेंट्स के लिए ली डेली टाइम फ्रेम में। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम में चोक, बॉस, बुलिश भी और बेयरिश भी दोनों मिंगल्ड हैं। और हमें मैंने अभी बोला कि डेली में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, उस वजह से हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए रिवर्सल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसने भी वीकली टाइम फ्रेम में चोक बना दिया, तो यहाँ पे हमें मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें रिवर्सल की इंडिकेशन मिल गई। और अगर हमें एवरेजिंग करनी है तो अपनी स्ट्रैटेजी लगा के हम इस स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हैं। हम लाइव चार्ट पे चलें पहले, जुनैद भाई। जी जी, लाइव हाँ, चेक कर, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट, इसको क्लोज कर दूं यहाँ। नहीं नहीं, शेयर आप शेयर कीजिए, कोई भी चार्ट, यही रिलैक्स हो या एशियन पेंट्स ले लीजिए, और एक्सेल शीट भी ओपन कीजिए। जी मैं कर रहा हूँ, लाइव चार्ट खोलता हूँ। कौन सा स्टॉक डालूं? कोई भी ले लीजिए, एशियन पेंट्स ले लीजिए। चंबल फर्टिलाइजर। जी जी, वीकली पे कर लीजिए पहले। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो लोअर लो था उसके ऊपर इसने हायर लो बना लिया, ऐसे ही जो हाई था उसके ऊपर हायर हाई बना दिया, तो ये इंडिकेशन है रिवर्सल की हायर टाइम फ्रेम में। आप लाइन डाल दीजिए, ये इनको हाईलाइट कीजिए कि लोअर लो और हायर लो, हाँ, उसके ऊपर और एक लाइन, नहीं नहीं, नीचे 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 नीचे, इसी लाइन को नीचे डाल दीजिए। ये तो लो था, अब हायर लो इसके नीचे, ऊपर थोड़ा सा, उस उससे नीचे और एक, उससे नीचे थोड़ा, उससे नीचे ले लीजिए, हाँ, नीचे नीचे और लो को मार्क कीजिए सर, और नहीं, हाँ हाँ, वहीं पे
ये इसका एक इंडिकेशन आ गया। तीसरी लाइन भी अगर आप लाइन ऐसे ही रहने दीजिए, हाँ तीसरी लाइन ऊपर डाल दीजिए लो पे, जहां पर रेड कैंडल क्लोजिंग है, नीचे 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 और नीचे। हाँ आप अगर देख लेंगे सबसे नीचे वाली ये लो है, उसके बाद इसने ऊपर ही क्लोजिंग दी, नीचे नहीं आया तो हो गया हायर लो। उसके बाद उससे ऊपर क्लोजिंग दी, उससे नीचे भी नहीं आया तो हायर लो। ठीक है, तो इसने हायर लो स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ देखेंगे हाई था, उसके बाद हायर हाई बना दिया उसने। तो ये हमें वीकली टाइम फ्रेम में एक कंफर्मेशन मिल गया है कि इसका रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे इसको एवरेजिंग के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम में चलें, चार्ट को छोटा कर दें, मतलब पीछे भी आना चाहिए। छोटा कर दें, हाँ ऐसे ही रहने दें। हाँ अब यहां पे मैं कंसिडर करूं कि इसकी रेजिस्टेंस कहां पे है। ठीक है, मैं देख लूं कि रेजिस्टेंस कहां तक ये प्राइस अगर रिवर्स हो गया तो कहां तक जा सकता है। आप एक लाइन ड्रा कीजिए। हाँ ये हम कंसिडर करेंगे कि यहां तक तो ये कंफर्म आ जाएगा। तो हमने सपोज स्टॉक ऊपर किसी प्राइस पे ले लिया, कहीं पे भी स्टॉक प्राइस ले लीजिए ऊपर से, और वो एक्सेल शीट में एंट्री कीजिए। सपोज मैंने 3100 पे ऊपर स्टॉक, वहां पे लाइन डाल दीजिए 3100। जुनेद भाई 3100 पर लाइन डाल दीजिए। जी जी मैं एक्सेल कर रहा हूँ, एक मिनट। सपोज मेरी एंट्री यहां पे है इस स्टॉक में। ठीक है, तो एक्सेल में आप एंट्री कीजिए। मैंने यहां से सपोज 20 स्टॉक्स ले लिए 3100 पर। नंबर ऑफ स्टॉक्स 20 ले लीजिए, यहाँ 50 कर दीजिए, कोई 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 कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ अब मेरा करंट प्राइस क्या है स्टॉक का अभी चार्ट से। टू थ्री फोर फाइव करेक्ट। और जो हमने टारगेट बनाया वो वैल्यू कितना है? टू सिक्स डबल जीरो। अच्छा आपने 50 यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे मुझे 98 और स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। आप चार्ट पे दिखा लीजिए। देखो ये, हाँ वहां से डाउन कितना, कितने परसेंट ये दिखा लीजिए, कितने परसेंट नीचे गया है ऊपर से, ऊपर की लाइन से नीचे तक परसेंटेज। हाँ करंट प्राइस तक, करंट प्राइस 24%। अगर आप एक्सेल में देखोगे 20 प्रॉफिट एंड लॉस 24%, वहां पे आप एक्सेल में दिखा दीजिए।
प्रॉफिट लॉस 24.35% गया है। अब करंट प्राइस से मुझे ऊपर जाना है, तो आप करंट प्राइस से जो टारगेट वैल्यू दिया है ना हमने, वहां तक देख लीजिए कि टारगेट प्राइस कितना परसेंट आ रहा है। टेन 10.87 आ रहा है। आप नीचे देख लीजिए एवरेजिंग में 10.87, तो मुझे 10.87% पे 98 स्टॉक्स लेने हैं, और मैं स्टॉक से जो मैंने 50 स्टॉक्स लिए थे जिसमें मेरा टोटल लॉस 37,000 हो रहा था, वो रिकवर हो जाएगा। और नीचे मैंने एडिशनल स्टॉक्स, अगर, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम स्टॉक्स लेते हैं तो कुछ चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्जेस, तो उनको कवर अप करने के लिए एडिशनल स्टॉक्स 2 या 4 या 5 या 10 स्टॉक्स एडिशनल ले सकते हैं कि अगर ये स्टॉक वापस आ गया तो मैं वो चार्जेस भी रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ पे 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स लिख लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यूज भी राइट साइड में आ जाएगा। तो राइट साइड में वैल्यू 2500 आप प्रॉफिट लेंगे, और टोटल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा आपका 0.33% आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो एवरेजिंग क्लियर हुआ? पीपीटी पे चलिए। ऊपर ऊपर वाली, इससे ऊपर है एक। हाँ, तो एवरेजिंग के लिए हमें पहले टारगेट कैलकुलेट करना है कि कहां तक जाएगा प्राइस, जो करंट प्राइस है वहां से ऊपर कितना जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट हमें कितने स्टॉक्स और परचेज करने हैं ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस से निकल जाऊं। और आपकी स्ट्रेटजी जो है उसका सेटअप वीकली होना चाहिए। पहले वीकली में कंफर्मेशन, उसके बाद आप डेली में जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उसके सेटअप से एंट्री कर लें। नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन ये है कि ये एवरेजिंग जो है ये टू मैनेज वॉलेटिलिटी, कि उतार चढ़ाव जो स्टॉक्स में होता रहता है, लेकिन ये यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा या वो वापस आएगा, उस जो टारगेट प्राइस हमने दिया वहां तक जाएगा, वो नीचे भी जा सकता है। ये काम करता है जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू रखें तो वहां पे काम करेगा। और ब्लाइंडली एवरेजिंग ना करें, अगर फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एवरेजिंग को अवॉइड कर। ये आज का सेशन था। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। माशाल्लाह बहुत बढ़िया सेशन रहा है। मैंने आखिरी का एक आधा घंटा सुना है। जुनेद भाई आप पूरा सुने हैं, अभी आप क्वेश्चन आंसर्स ले लें ताकि कुछ लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए। बिलाल भाई आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हैं? जी, क्वेश्चन आंसर्स के लिए सवाल जवाब। जी जी पूछे, कोई इशू नहीं। ओके, चलें अपने जुनेद भाई आप एंकर करें, क्वेश्चंस को लें एक एक करके। जी बिल्कुल। और अगर किसी को कोई डाउट्स है या किसी को कुछ सवाल करना हो तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि एवरेजिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है कि हम लोग जो शेयर्स लेते हैं और किसी का प्राइस अगर डाउन हो जाता है तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, तो इस वजह से हम लोग फंस जाते हैं। और अक्सर जो देखने में आता है कि जो प्रेशर स्टॉक लेते हैं उसके अंदर कई बार सवाल आते हैं कि ये स्टॉक हमने लिया था, इस बारे नहीं, में मेरा किसी का कोई सवाल जो एक्सेल शीट है, जो एक्सेल शीट मैंने दिखाया अभी, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने 100 स्टॉक्स ले लिए और एवरेजिंग करते हैं और 100 लेते हैं, और हमें ये पता ही नहीं होता है कि ये प्राइस कहाँ तक जाएगा, टारगेट प्राइस क्या है और कितने शेयर्स मुझे लेने हैं ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाऊं। मेन मेरा एजेंडा यही था कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि टारगेट सेट कीजिए कि कहां तक प्राइस जा सकता है।
टारगेट आपने सेट किया तो बेस्ड ऑन दैट टारगेट आप कैलकुलेट करें कि कितने स्टॉक्स मुझे और लेने हैं ताकि मैं स्टॉक से निकल जाऊं। जी बिल्कुल सही फरमाया बिलाल भाई। तो एक्चुअली ये भी एक फन है। एवरेजिंग हम डायरेक्ट किसी भी शेयर में कितना लेना है क्या लेना है हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि बिलाल भाई ने उनकी एक्सेल शीट दी, इंशाल्लाह वो एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी एकेडमी में। तो उस बेसिस पे कितने लेना है क्या लेना है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाता है उस शीट में। इंशाल्लाह वो शीट भी आपको दे दी जाएगी कुछ इम्प्रूवमेंट करके या जैसी भी है उस हिसाब से। तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सवाल कर ले बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। बिलाल जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 भाई बिलाल सैफुल्लाह भाई, भाई बोलिए। बिलाल भाई मेरा एक सवाल था। जैसे हम कोई स्टॉक में एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं, अब हमको मालूम है कि ये रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट पे आके बार बार उठ रहा है साइडवेज के अंदर, जी और अब हमको सिर्फ हमारा बहुत बड़ा कैपिटल उसमें फंसा हुआ है नहीं और हमको उससे ट्वाइस या थ्राइस करके उसमें कैपिटल डाल के उसको नहीं निकालना है। आप ऐसा कर सकते हैं। सपोज आपके पास 100 स्टॉक्स हैं और अमाउंट सपोज 1 लाख है और आप में अभी एवरेजिंग लगा रहे हैं जो आपने अभी बोला रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस मेरा सपोज कम अमाउंट आ रहा है और अभी 100 है और एवरेजिंग के लिए ये 500 स्टॉक्स बोल रहा है, मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है। आप 10 ही स्टॉक एवरेज कर लें और एग्जिट जब करें 20 स्टॉक्स एग्जिट करें। लेकिन जी आपको अपने अपने पास एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा क्योंकि एवरेजिंग से जो आपकी ऐप है वहां पर वैल्यू चेंज होती रहेंगी। आप रिकॉर्ड रखें अपने पास कि किस किस अमाउंट पे लिया है आपने सबसे पहले, फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल है खाली 10 स्टॉक्स के लिए, तो 10 स्टॉक्स का एवरेजिंग कर लीजिए। जब वो उस स्टॉक उस वैल्यू पे आ जाएगा तो 20 स्टॉक्स वहां से उठा लीजिए और जब वो फिर से मतलब नीचे आ गया फिर से 10 स्टॉक्स ले लीजिए, उस प्राइस पे आ जाएगा 20 स्टॉक्स वहां से एग्जिट कर लीजिए। ये ये बहुत स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये वाला भी बिलाल भाई। जो अगर हमारे पास कैपिटल नहीं है तो छोटे कैपिटल से हम उसको निकाल सकेंगे धीरे धीरे, मतलब 10 टन स्टॉप करके रिकवर कर लेंगे इनडायरेक्टली। जी जी हमको बस हमारे कैपिटल वाले अमाउंट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वो अमाउंट बने आखिरी में पूरा निकाले बाद। जी अस्सलामुअलैकुम। और जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद अजीम बिलाल भाई भाई, बोलिए। बिलाल भाई, अगर अपने को एवरेज करना है तो अपने पास जो अमाउंट है दूसरा जो एवरेज के लिए है उसको पूरा एकदम शेयर खरीद ले उससे या कुछ थोड़े थोड़े कर कर खरीदना चाहिए। मैं मिसाल के अभी तौर पर जी 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 मिसाल के तौर पर मेरे पास एक शेयर है 96 रुपए का जी और आज उसका रेट कर रहा है 55 रुपीज जी और मेरे पास अभी 1 लाख रुपए एवरेज करने के लिए है। तो जी मैं 1 लाख के शेयर एक एकदम खरीद लूं या फिर उसको 10-10 हजार से ऐसा खरीदना नहीं चाहिए। देखो देखो, अगर आप सारा अमाउंट डालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा स्टॉक। मैंने स्टार्ट में ही बोला कि फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है तो तब जाके आप पहुंच सकते हैं पूरा कैपिटल लगाने के लिए। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके जो भी मैंने ऑप्शन बताया कुछ स्टॉक्स ले लीजिए। जब उस प्राइस पे उस टारगेट प्राइस पे आ जाएगा उतने स्टॉक्स वहां से पेशेंट स्टॉक से बाहर निकाल दीजिए। तो मिसाल के तौर पर नहीं आप तो पहले पहले स्टडी कीजिए स्टॉक को, उसका उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, प्लान है एक्सपेंशन का या उसके बिजनेस का सेटअप क्या है, उसका रॉ मटेरियल उसके कॉस्ट्स तो ज्यादा नहीं बढ़े, रॉ मटेरियल का देखना पड़ेगा। उसके बाद उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं उन पे ध्यान दीजिए कि सीजनेबिलिटी में वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है या कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, सेल्स जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको उन पे कॉन्फिडेंस आ रही है तब जाके आप कैपिटल लगा सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके, अगर सपोज 20 स्टॉक का एवरेजिंग कर रहे हैं तो 20 लगा लीजिए यहाँ से, तो जब सेल करोगे तो वहां से 40 निकाल लीजिए, मतलब टोटल 40 जो आपने नए लगाए एक तो वो 20 और 20 जो ऑलरेडी पेशेंट बने हुए हैं वो निकाल लीजिए। वैसे कर सकते हैं।
जज़ाकल्लाह। असल मेरे पास बिलाल भाई अभी मैं बहुत सारे स्टॉक में लॉस में हूँ। मेरे नहीं, पास अभी अभी बुल रन आने वाला है, अभी बुल रन आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो अगर रिवर्सल की इंडिकेशन मिल रही है तो थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करें वहां से लॉस रिकवर करने की। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम जैसे अस्सलाम। आपने भी बताया एंट्री वीकली एंट्री मिल रही है तो एवरेज करना है स्टॉक को, लेकिन सर इसके अंदर एग्जिट फिर क्या रहेगा? जैसे टारगेट जो हम सेट कर रहे हैं सर, वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सेट करेंगे या फिर वीकली के टारगेट देख के चलना है? मैंने डेली डेली में एंट्री बताया, डेली में एग्जिट बताया, लेकिन रिवर्सल वीकली बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, रिवर्सल वीकली पे सेट करेंगे और एंट्री एंट्री डेली पर देख लीजिए, क्योंकि ये पेशेंट है, आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना है। डेली में आपकी रेजिस्टेंस कहाँ है, वहां तक जाए तो वहां से निकल जाए। जी जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, और किसी के कोई सवाल है? क्योंकि ये एक तो बहुत अच्छा टॉपिक हमारे बिलाल भाई ने आज लिया है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, कैसे करना है या क्या है, कोई अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बिलाल भाई फिर मेरे पास कैपिटल जब मैं इंटरव्यू में सामने लगा से पहले बहुत सारा कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, करीब करीब में 4 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, और आज मेरा उसमें कम से कम 1.25 लाख रुपए लॉस कर रहा है। और अभी करीब मेरे पास 2 लाख का कैपिटल आने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इनके अंदर एवरेज करूँ। नहीं, फिर से वही बात, आप पहले कंपनी को एनालाइज करें कि एवरेजिंग के काबिल, क्योंकि आपका बहुत कैपिटल है इसमें, एवरेजिंग के काबिल है या नहीं है। ऐसा अंधाधुन एवरेजिंग ना करें, पहले देख लें कि वो मैं क्या और कैपिटल इसमें लगा सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि लगा सकते हो तब जाके लगा लीजिए, नहीं तो छोटा छोटा अमाउंट करके जैसे मैंने बताया वैसे स्टॉक्स निकाल लीजिए वहां से। अब्दुल अजीम भाई, इंशाल्लाह हमारा एक ट्यूसडे के दिन पेशेंट स्टॉक सेशन होता है, इस ट्यूसडे को भी होगा इंशाल्लाह। आप जब भी उसका मैसेज आता है तो उसको टैग करके अपना शेयर का नाम डालें। इंशाल्लाह जो है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स होंगे, इंशाल्लाह आपके जो स्पेसिफिक शेयर्स के बारे में इंशाल्लाह गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ। देखो, अभी मैंने रिवर्सल का मैंने बोला कंफर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम में, करेक्ट। लेकिन अगर आप कैप्सूल स्टडी में देखोगे तो आपका वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो उसने बहुत सारी कैंडल्स वहां पे वो बहुत सारे बार्स बनाए होंगे। आप कैप्सूल 1.0 की पहली वीकली कैप्सूल पे मत बैठिए, पहले कंफर्मेशन लीजिए कि इसने हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया है या हायर लोज बनाना स्टार्ट किया है। जब कंफर्मेशन आ जाए, चाहे पहला बार हो या 10वां बार हो, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन पहले कंफर्म कर लें कि इसने रिवर्सल स्टार्ट किया है। रिवर्सल से पहले एवरेजिंग ना करें। और किसी के कोई सवाल है? किसी के अगर सवाल नहीं है तो डॉक्टर साहब क्या कुछ और कुछ लेना है या फिर नहीं, सेशन एंड कर दें। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। आप दुआ पढ़ के सेशन एंड कर दें। जी बिल्कुल, हमारे बिलाल भाई ने बहुत ही अच्छे से सेशन लिया है, और इसमें जो एवरेजिंग के बारे में जितने भी पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं आप उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह हो सकता है जो भी आपके पेशेंट स्टॉक हो, पापी स्टॉक हो, इंशाल्लाह वो प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आकर निकल जाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिलाल भाई का, जिन्होंने आपको इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश की। बिलाल भाई, कुछ आपके क्लोजिंग वर्ड्स हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा 2-3 मिनट बोल दें पब्लिक की। जी, सबसे पहले मैंने टॉपिक जब स्टार्ट किया था रिस्क टू रिवार्ड पर थोड़ा सा फोकस किया था कि पहले पेशेंट स्टॉक बनने ही नहीं देना है।
जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री करें तो पहले ही डिसाइड कर लें कि अगर ये लॉस में चला गया तो मैं कितना लॉस इसमें बुक करूं। तो अगर आपने वो स्टार्ट कर दिया तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी एज एन एग्जांपल दिखाया था कि 10 में से अगर आपके 7 ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो हम स्टॉप लॉस बोल रहे हैं वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा और फिक्स्ड अमाउंट के लिए कि कितना मैं लॉस इसमें बर्दाश्त कर सकता हूँ। जी, इसका ध्यान रखें और अल्लाह हम सबको हलाल ट्रेडिंग करने की तौफीक और प्रॉफिटेबल बना दे। हम जी जज़ाकल्लाह बिलाल भाई। दुआ भी आप ही पढ़ा दीजिए। बिलाल भाई है? एक मिनट जी जी, चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे कि बिलाल भाई ने बताया कि जो भी हम स्टडी के ऊपर हम स्टॉक्स ले रहे हैं तो शुरुआत में ही हमें अपने स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करके उसका टारगेट और रिस्क यानी कितने % का लॉस हम बेयर कर सकते हैं उस पर ध्यान रखकर ही वो ट्रेड लें। और उस अगर प्राइस पर अगर स्टॉक आ जाता है डाउन में तो वहाँ से हमें स्टॉक से निकल जाना चाहिए ताकि हमारा जो लॉस हो, हमारा जो कैपिटल हो सेव हो सके, लॉस कम से कम हो सके। तो इस चीज़ का सब लोग ध्यान रखें। इंशाल्लाह हम लोग आइंदा भी आपको इस बारे में या और किसी भी स्टडी के बारे में कोई भी चीज़ हो तो इंशाल्लाह बताएंगे। और ट्यूसडे के दिन हमारा पेशेंट स्टॉक होगा। जिनके भी स्टॉक्स रहेंगे इंशाल्लाह जो भी हम मैसेज करेंगे उसको टैग कर कर अपने स्टॉक्स के बारे में बता दें। जज़ाकल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।